जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, सोचा कुछ अलग किया जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं सीए इंटर में हूँ, बट मेरे पास सीए फाउंडेशन की बुक्स अभी भी हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। तो यही बात है कि मैं अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ना चाहता हूँ, डिस्कस भी करना चाहता हूँ एंड नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं थोड़ा वेला था तो मैं यही करूँगा आज। पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ ये चैप्टर। तो मैं पता क्या करूँगा, ये इंडियन इकोनॉमी में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे रीड करूँगा मन में एंड उसे अपनी तरफ से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। नॉट प्योर हिंदी बट मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टू बी प्रिसाइज अबाउट इट। तो आपको मैं दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। जैसे स्टार्टिंग में लिखा है स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1850 टू 1947। इंडियन इकोनॉमी जो इंडिया का था। इकोनॉमी को क्या कहते हैं हिंदी में? लेट्स सी इकोनॉमी को क्या कहते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी कॉल्ड इन हिंदी? अर्थव्यवस्था। तो जो इंडिया की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पता रखा है स्टार्टिंग में 1850 से लेके 1947 तक। जो ब्रिटिश रूल था वो यही था ना। 1857 में रिवोल्ट हुआ था एंड 1947 में तो हम आज़ाद हुए थे। तो उस सब का ये समरी कह सकते हैं जो इन्होंने बता रखा है। तो इन्होंने क्या कह रखा है कि फर्स्ट एंड 7th सेंचुरी एडी जो ज़ीरो जहाँ से ईयर स्टार्ट हुआ उसके बाद फर्स्ट एंड 7th सेंचुरी के बीच में 100 साल से पहले 0 से 100 उसे कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी। तो वहाँ से लेके फर्स्ट 7th सेंचुरी 100 साल से लेके 700 साल तक इंडिया माना जाता है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थी ऑफ द एंशियंट पुराने और मेडिवियल। जब ट्रांजिशन हो रही थी मॉडर्न फेजेस की तरफ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे धीरे आने वाली थी, उससे पहले के टाइम में जब वो चलते थे, मोनार्की चलती थी, तब के टाइम में इंडिया एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी। इट वॉज प्रोस्पेरस, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी एंड सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर थी, जिसकी बात आज भी होती है आत्मनिर्भरता की। एंड इज़ बिलीव टू हैव कंट्रोल बिटवीन 1/3 एंड 1/4। दुनिया की अगर सारी ट्रेड है तो उसकी 1/3 एक तिहाई से लेके एक चौथाई 25% से लेके 33% तक की ट्रेड इंडिया ही कंट्रोल करता था। ग्लोबल ट्रेड रूट्स इंडिया के थ्रू हो के जाते थे। सिल्क रूट भी था, इंडिया के पास था। ऐसे साउथ में जो पोर्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, राइट। जैसे अब उसकी बात करते हैं हम, मलाका पोर्ट बनाने की बात चल रही है ना, कुछ ऐसा, समझ रहे हो ना। तो द इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था थी, सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे, जो गांव थे वो अपने आप में ही पूर्ण तरीके से वो थे, अपने आप में कंप्लीट थे, इनकम्प्लीट नहीं थे, कमी नहीं थी कुछ। जो शहर थे वो कॉमर्स के सेंटर थे, जहाँ खरीदारी होती है, सामान बिकता है, सर्विसेज लाइक, तब तो क्या ही सर्विसेज थी, मेन ट्रेडिंग होती थी सामान की, उसके सेंटर थे, ठीक है। पिलग्रिमेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भी सेंटर थे शहर। पिलग्रिमेज जहाँ बड़े बड़े मंदिर होते थे, लोग अपनी आस्था के थ्रू वहाँ आते थे, ठीक है। और शहरों में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन होते थे तब अच्छे होते थे, पब्लिक सर्विसेज अच्छी होती थी। मैं बुक के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। तो गाँव के कंपैरिजन में जो शहर थे वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते थे, जिसकी वजह से अलग अलग ऑक्यूपेशंस अलग अलग जॉब्स होती थी, जैसे ट्रेड्स में और गेनफुल
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिसमें भी कुछ पैसे कमाए जाएं, उन चीज़ों में शहर ज़्यादा बढ़िया लगते थे लोगों को। फिर सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर इंटरट्वाइंड विद एट्रीब्यूट्स सच एज रेस। जो लेबर थी वो पता कैसे कैटेगराइज हो रखी थी, रेस के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, फीमेल मेल क्लास जो कहते हैं ना हम कि क्षत्र है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वो काम के हिसाब से होती थी। रेस मुझे नहीं पता है टू बी एक्सैक्ट, मे बी वाइट एंड ब्लैक, बट इंडियंस वर मोस्टली ब्राउन। आई एम ऑल्सो डार्क स्किन, राइट। तो ये सब विलेज में स्ट्रक्चर था लेबर का, एंड एक्टेड एज बिल्ट इन मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल। इसी की उस इन सब डिफ्रेंशिएशन का ही मेन वो था, जो अर्थव्यवस्था और सोशल जो कल्चर था उसमें डिफ्रेंशिएशन होती थी। पर जो एग्रीकल्चर है वो डोमिनेंट ऑक्यूपेशन एंड मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो एग्रीकल्चर था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन थी मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल की। कंट्री में और भी बहुत बढ़िया था, जैसे आर्टिसंस थे जो अलग अलग मूर्तियाँ बनाते थे, कार्विंग करते थे। टेक्सटाइल कितनी अच्छी थी इंडिया की, बहुत फेमस थी। जेम स्टोन्स बहुत फेमस थे इंडिया के। क्राफ्ट्समैन जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल ऑफ सुपर क्वालिटी एंड फाइननेस फॉर द वर्ल्ड वाइड मार्केट। मतलब दूर दूर के राजा महाराजा ना तब के टाइम पे पहनना चाहते थे इंडिया की टेक्सटाइल, इंडिया की कार्विंग्स अपने वहाँ लेके जाना चाहते थे। ऐसे ही तो ब्रिटिशर्स आए थे, वो ढूंढते ढूंढते आए ना इंडिया का। सबने सुना था इंडिया बहुत महान देश था तब। तो बुक्स वन कोई बुक्स है एंशियंट इकोनॉमिक फिलोसफी की, तब क्या विचारधारा थी भारत के अर्थव्यवस्था की। तो सबसे पुरानी जो अर्थव्यवस्था की विचारधारा थी वो अर्थशास्त्र में थी, जो एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, चाणक्य द्वारा लिखी गई थी 321 से लेके 296 BCE में। अर्थशास्त्र जो है वो एक वो है रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन स्टेट क्राफ्ट इन जनरल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी आ गई थी इसमें अर्थशास्त्र में। माना जाता है कि ये ऐसी किताब थी जो किंग राजा चंद्रगुप्त मौर्य इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जो मौर्यन साम्राज्य के राजा थे, जिन्होंने मौर्यन साम्राज्य चलाया था, शुरू किया था, ठीक है। इसमें अलग अलग डायरेक्टिव्स थे, मतलब डायरेक्शंस थे कि किस तरीके से राज किया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए किसी चीज़ पे, इन एड्रेसिंग पॉलिटिकल कंसर्न्स विदाउट रिगार्ड ऑफ एथिकल कंसिडरेशंस। अर्थ इज़ नॉट वेल्थ अलोन। जो अर्थशास्त्र में अर्थ है उसका सिर्फ ये, जो अर्थशास्त्र है उसको इकोनॉमी हम ट्रांसलेट करते हैं, बट अर्थशास्त्र का पहले अलग, सिर्फ इकोनॉमी में पैसे से रिलेटेड नहीं होता, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होता है अर्थ। रेदर इट कंपासेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जो इंडिविजुअल्स का जो भी वेलबींग है उस सबको अर्थ में इंक्लूड करते हैं। अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ अर्थ। मटेरियल प्रोस्पेरिटी मतलब जो सामान वगैरह होते हैं ना उसकी प्रोस्पेरिटी, एंड और इट मीन्स द सब्सटेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत को कायम रखे उसे कहते हैं अर्थ। विच इज़ प्राइमरीली वेल्थ मतलब पैसा वगैरह, सेकेंडरी ज़मीन, पैसा ज़मीन। मेजर फोकस टू वर्क इज़ ऑन दी मीन्स ऑफ फ्रूटफुली मेंटेनिंग एंड, हाँ इसमें यह है भी ज़मीन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उससे कैसे कमाया जाए, ये सब था। कौटिल्य ने इस चीज़ पे बहुत जोर डाला था कि जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव होने चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये लिखा हुआ है। इससे स्टेट की ट्रेजरी मतलब जो स्टेट का खजाना होता था उसमें बढ़ोतरी होती थी अगर एग्रीकल्चर वहाँ का अच्छा होता था, ठीक है। फिर टैक्सेस, तब के टाइम पे टैक्सेस भी लगते थे, वाओ। टैक्सेस विच वर चार्ज इक्वल फॉर प्राइवेट एंड स्टेट ओन बिजनेस मस्ट बी फेयर टू ऑल। जो टैक्सेस होते थे वो सबको बराबर तरीके से लगें, सबके लिए फेयर हो, तो शुड बी इजली
ये सब जो थे ज़मीन, पैसा, टैक्सेस, एग्रीकल्चर, ये सब कुटिल्ला के इसमें थे, अर्थशास्त्र में थे। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑन एरिया सच एज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, देश को कैसे बचाया जाए उनके साम्राज्य को, डिप्लोमेसी, किसी और देश से कैसे बात की जाए, कैसे, ठीक है, कन्वर्जेशन होएगी, कैसे कांटेक्ट होएगा, फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होएगी, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंसानों की भी ऑर्गेनाइजेशन थी। कुटिल्या की राइटिंग उसके स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी वगैरह से रिलेटेड है। इसमें लिखा है भी जो असली राज है वो माना जाता है जब राजा अपने ही फाइंड सबऑर्डिनेशन ऑफ हिज ओन डिजायर्स एंड एम्बिशन टू गुड ऑफ, जब इसमें ये बताया भी राज धर्म वही है जो अपने डिज़ायर्स को त्याग दे एंड अपने ही लोगों के अच्छे के लिए हो। मतलब किंग की पॉलिसी कंसर्न दिखानी चाहिए लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में, प्रिजर्वेशन में, हाँ। इसमें क्या था, अच्छा राजा, मिनिस्टर्स अच्छे, फार्मलैंड्स, फोर्ट्रेसेस, ट्रेजरी, मिलिट्री एंड द एलाइज, सारा हो गया। हाँ, तो आगे ये लिखा है कि अब ये बताया दी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश, जब यूरोपियंस और ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उससे देश का सारा इतिहास बदल गया था। पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब पीरियड्स। अगर उस 200 साल के पीरियड को हम डिवाइड करें तो वो इस हिसाब से डिवाइडेड था। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उन्होंने कहा था कि हम आपको डिफेंस देंगे, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। फिर वो 1757 से लेके 1858 तक थी। 1857 में रिवोल्ट हुई थी, है ना, आई एम श्योर अबाउट इट आई गेस। तो ये थी रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेके 1858 तक की। फिर उसके बाद आया ब्रिटिश राज, सीधा ब्रिटिश एम्पायर ने जब राज किया था आफ्टर द रिवोल्ट 1858 से। फिर 1947 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ब्रिटिश एम्पायर की बैंड बज गई थी, उन्होंने मैक्सिमम देशों को आज़ादी दे दी थी, वो वापस अपने यूके भाग चुके थे, है ना। रेड क्लिफ ने ऐसी तैसी फेर दी इंडिया की, वो अलग बात है, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश colonialism, the historical legacy of British colonialism, मतलब जो ब्रिटिश राज था उसकी क्या लेगेसी थी, हिस्टोरिकल लेगेसी। वो एक बहुत भारत किस राह पे जा रहा था उसको दिखाने का बहुत अच्छा अवसर है। उस टाइम पे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, जैसे कि मैं कह रहा था, जब फैक्ट्रीज बन रही थी, ज़्यादा सामान बना रहे थे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, बट इसके जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ना तो फैक्ट्रीज मास प्रोड्यूस करने लगी थी। उससे पहले हैंड वीवन जैसे आर्टिसन थे हमारे इंडिया में, वो सामान एक एक बनाते थे, फैक्ट्रीज में उसे मास प्रोड्यूस करना लग गए तो मास बनते थे, बल्क में बनते थे, तो प्राइसेस कम होते थे। तो दिस वाज द रेवोल्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ब्रिटिश इंक्रीज। उस टाइम पे ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड इंक्रीज्ड, मैनीफोल्ड मतलब बहुत गुना बढ़ी। कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश राज को इसी चक्कर में फैक्ट्रीज बढ़ी तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल के लिए अलग मार्केट्स ढूंढ रहे थे जहाँ वो रॉ मटेरियल उनसे लें और फिनिश्ड गुड्स बना के उन्हें बेचें। दिस वॉज द होल सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू बी ऑनेस्ट। दिस लेड टू वर्चुअल रिवर्सल ऑफ द नेचर ऑफ इंडिया। हाँ, इससे ये हुआ कि इंडिया की सारी फॉरेन ट्रेड तहस नहस हो गई। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे ऑफ मैन्युफैक्चर्स, हम एक्सपोर्ट करते थे अपने गुड्स, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स को। फिनिश गुड्स पहले एक्सपोर्ट करते थे, अब हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि सबसे बेकार चीज़ है अगर देश को लंबे समय तक जीना है।
उसकी कमर टूट जाती है देश की अगर सारे रॉ मटेरियल्स खत्म हो जाते तो। इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सब्जेक्टेड टू हैवी टैरिफ्स। हाँ, अब ये एक्सप्लेन किया गया है सारा इकोनॉमी टर्म्स में कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट होते थे फिनिश गुड्स के, उन पे ब्रिटिश सरकार ने हैवी टैरिफ्स लगा दिए। हैवी टैरिफ्स मतलब जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ ब्रिटिश वाले एक तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट पे टैरिफ लगा रहे थे ताकि वहाँ पे गुड्स सस्ते मिलते तो उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती। अब हमारे गुड्स वहाँ एक्सपोर्ट होके जा रहे हैं, तो अगर हमारे गुड्स महंगे होंगे तो वो नहीं खरीदेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स थे, मतलब अलग अलग, इंपोर्ट पे बहुत हैवी टैरिफ्स, एक्सपोर्ट पे कम टैरिफ्स। तो फॉलोड बाय ब्रिटिश दिस मेड द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स रिलेटिवली, इसने फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट महंगा कर दिया और एक्सपोर्ट्स सॉरी इंडिया से एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए और इंडिया में इंपोर्ट्स करना सस्ता हो गया। इन दिस बैकड्रॉप द इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो गई, जो उसकी डिमांड थी वो सारी ख़त्म हो गई। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सटर्नल एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड, बाहर की तो डिमांड ख़त्म हुई, इंडिया के अंदर की भी डिमांड ख़त्म हो गई। ऐसा हुआ तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चर ख़त्म हो गई, तहस नहस हो गई। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर मेनली ड्यू टू हॉस्टाइल इंपीरियल पॉलिसीज, सारा ये उन्हीं का किया कराया है। इसने ब्रिटिश इंटरेस्ट को तो आगे देखा बट इंडिया की बैंड बजाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। द प्रॉब्लम वाज एग्रीवेटेड बाय शिफ्ट इन पैटर्न्स ऑफ डिमांड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स फेवरिंग फॉरेनर्स। हम इंडियंस भी नमूने, हम आज तक इसी स्लेव माइंडसेट में हैं, हमें वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ ज़्यादा पसंद है। हम अपने आप को एफिलिएट करना चाहते थे कि वाओ मैंने तो अंग्रेज़ों वाले बनाए हुए कपड़े पहने, इम्पोर्टेड कपड़े पहने। दैट वाज द मेंटेलिटी, सिख मेंटेलिटी ऑफ इंडियंस, दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। तो इंडियन कंज्यूमर्स की डिमांड बदलने लगी, हमें हमारे महंगे अच्छे बनाए हुए गुड्स अच्छे नहीं लगे, फिर हमें इम्पोर्टेड सस्ते गुड्स वैल्यू में ज़्यादा अच्छे लगने लगे। दैट वाज द थिंग। डैमेज डन टू लॉन्ग एस्टैब्लिश प्रोडक्शन स्ट्रक्चर हैड फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोशल। इसने बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस आए थे एज इसने सारा बैलेंस ख़राब कर दिया ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी का, जो अपने शांतिपूर्वक एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर थी। दीज वर मैनिफेस्ट एज, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बताया थोड़ा। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बेरोज़गारी भी थी, ऊपर से कोई जॉब के लिए ऑप्शंस भी नहीं बचे थे। फिर इसकी वजह से सब लोगों को एग्रीकल्चर में घुसना पड़ गया, बचे कुछ जो आर्टिशियंस थे उन्हें भी एग्रीकल्चर में घुसना पड़ गया। द इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, इसकी वजह से जो लैंड था उस पर प्रेशर बहुत पड़ा, हर एक कोई एग्रीकल्चर करेगा, लैंड तो उतना ही है ना भाई, लैंड सोर्सेज आर लिमिटेड, तो उस पर प्रेशर बहुत पड़ने लगा, जिसकी वजह से लैंड की टुकड़ियाँ होने लगी। टुकड़ियाँ मीन्स अगर बहुत बड़ा लैंड है उसको अलग अलग डिविजन्स में बेचने लग गए लोग। दैट वाज द होल थिंग। इससे लैंड छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। होल्डिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग, रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर, इससे प्रोडक्टिविटी कम हो गई और गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई। इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन, वही जो मशीन मेड गुड्स थे ब्रिटिश की फैक्ट्री से वो बहुत सस्ते थे और एंड ओवर शिफ्ट ऑफ टेस्ट, इंडियन के टेस्ट ही बदल गए, फैशन बदल गया इंडिया का। आज तक वैसा ही फैशन है, वेस्टर्न फैशन है मैक्सिमम में, मेरे में भी है टी शर्ट्स वगैरह। तो इस सब के बीच में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो गया बहुत ज़्यादा। फिर एक ज़मींदारी सिस्टम बहुत गंदा सिस्टम था, जिसमें ऐसे लोग ऐसे लोगों को ज़मींदार बनाया गया जो ब्रिटिशर्स की तरफ थे, क्योंकि ज़मींदारों को पैसा मिल रहा था तो वो इसलिए ब्रिटिशर्स के साथ हो गए।
लालची, कमीने, कुत्ते, हरामजादे, ऐसे लोग, ठीक है। प्रेशर बढ़ता गया लैंड पे, फिर लैंड वो गया ना रेंट पे होने लग गया, फिर किसान को रेंट देना पड़ता था, अपने प्रोड्यूस का इतना परसेंटेज देना पड़ता था एज अ टैक्स। फिर बाकी ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स ले जाते थे किसान पे, कुछ नहीं बचता था, सुसाइड्स होते थे इस वजह से। जो किसान थे वो कर्जदार होते गए, वो कर्जे ले लेके उगाते थे, फिर उस सबको ले जाते थे ज़मींदार एंड ब्रिटिशर्स। दैट वाज दिस। अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में और डेप्थ में देखेंगे। कॉलोनियल एरा में फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन नहीं था इंडिया में 1850 से पहले, 1850 से पहले फैक्ट्रीज नहीं थी। मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन कॉलोनियल इंडिया स्टार्टेड ग्रोइंग मिड 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद के टाइम में एंटरप्राइज आने लगी इंडिया में। कॉटन मिलिंग बिजनेस बहुत ग्रो हुआ, मतलब हम अपना कॉटन उगाते थे, उसे स्पिन करते थे, धागे बनते थे, वो धागे फैक्ट्रियों में जाते थे ब्रिटिशर्स, फिर हम उसे इंपोर्ट करते थे एज फिनिश गुड्स। शिट बाय डैम इट। फिर द कॉटन मिलिंग, ये बट बिजनेस अच्छा ग्रो हुआ, इसने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी गेन की। जो कॉटन मिल इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसमें 9 मिलियन स्पिंडल्स थे। स्पिंडल्स वही मशीन्स होती थी, हैंड जो हाथों का इस्तेमाल होता था उसमें, ऐसे कुछ मे बी नॉट श्योर। स्पिंडल्स मतलब 9 मिलियन कितना होता है, 90 लाख स्पिंडल्स थे 1930s में, जिन्होंने इंडिया को स्पिंडल के नंबर में 5th पोजीशन दे दी इन द वर्ल्ड। क्या खास था ये। जूट मिल्स ऑल्सो एक्सपेंडेड रैपिडली इन एंड अराउंड कलकत्ता के आसपास। जूट के मिल्स बढ़े क्योंकि रस्सियों की डिमांड बहुत बढ़ रही थी दुनिया में। इंडियन जूट ऑक्यूपाइड लार्ज शेयर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट में। इंडियन जूट वॉज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ जूट कंज्यूम प्रोडक्शन। इन एडिशन ब्रूइंग क्या होता है भाई, दारू बनाना है ना। पेपर मिलिंग, कागज़ बनाना। लेदर मेकिंग, चमड़ी से अलग अलग चीज़ें बनाना। माचिस। राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज, चावल बनाना। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हुई थी भाई 1814 में ब्रिटिश कैपिटल के द्वारा। इंडिया आयरन इंडस्ट्री इंडिया की जो आयरन इंडस्ट्री थी वो 8th रैंक पे थी दुनिया में आउटपुट के हिसाब से 1930 में। थोड़ी प्रोग्रेस की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज़ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी रीच कर गई, जो दुनिया के बनाए स्टैंडर्ड्स थे 20th सेंचुरी में, मतलब वही 1930s 1940s, जस्ट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना अमेरिका में, उससे पहले इंडिया 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी वर्ल्ड में, मेजर्ड बाय वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज हाउएवर डिड नॉट शो हाई लेवल्स ऑफ एक्सपेंशन। हाँ वही, फिर भी वही बात थी, हम रॉ मटेरियल या वर्किंग प्रोग्रेस वाले गुड्स से बना रहे थे, जो हमारे ये ना, हाँ नहीं कुछ हो रहा है। द प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज हाउएवर डिड नॉट शो। प्रोड्यूसर गुड्स क्या चीज़ होती है प्रोड्यूसर गुड्स? हाँ, मशीन वगैरह बनाना, वो सारी गुड्स ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी, ज़्यादा काम नहीं किया उस पर ब्रिटिश ने। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंग्लिश मैन ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं बनती थी जो ब्रिटिश से कम्पीट कर पाए, इसलिए ये था कि इंग्लिश इंडस्ट्रीज से इंडियन इंडस्ट्रीज कम्पीट ना कर पाएँ, तो पॉलिसी मेकर्स ने ही ऐसी टेक्निक्स यूज़ करी कि लगा दी पूरी लंका।
India's industrial growth was insufficient to bring in a general transformation in its economic sector as government. जो इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो काफ़ी नहीं थी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भारत के अर्थव्यवस्थिक स्ट्रक्चर में। जो एनडीपी था, एनडीपी जैसे जीडीपी होता है ना, वैसे एनडीपी है, विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बस 7% था ऑफ द होल, है ना, इन 1946। कंसिडरिंग इट्स स्लो प्रोग्रेस, बहुत स्लो प्रोग्रेस थी भाई। फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 0.4% थी ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 1900 एंड 1.4% इन 94, बस 1% से बड़ी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, ये तो था प्री इंडिपेंडेंस। बाकी अब मैं फिर थोड़ी देर में उसे रिकॉर्ड करता हूँ, रीड करता हुआ। चलो, अब ये तो मैंने रीड कर लिया, अब मैं कुछ और रीड करूँगा। मैं पता क्या रीड करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ द पॉलिसीज वर फ्रेम्ड, डिफरेंट इनिशिएटिव्स। हाँ, तो मैं इस टॉपिक में ज़्यादा घुसूँगा अभी। आपको मैंने थोड़ा वैसे बताया प्री इंडिपेंडेंस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कस करते हैं थोड़ी ही देर के बाद। बाय बाय।